हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। डीएनसी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया जाता है या फिर स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ही ये कॉम्प्लिकेशन होता है। अदरवाइज ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है कि हाँ मुझे डीएनसी कराना है लेकिन अब मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा है इस बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनसी बहुत ही सेफ है, सेफ मेथड है, लेकिन अगर ये अच्छे से ना किया जाए या अच्छे सेटअप पे ना किया जाए या डॉक्टर से ना कराकर किसी आप नर्सिंग स्टाफ से कराती हैं तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीएनसी समझना है कि डीएनसी होता क्या है। डीएनसी एक प्रोसीजर है जिसमें आपके यूट्रस को, आपके सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और जो यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन होता है उसे क्यूरेट करके और सक्शन करके निकाला जाता है। ठीक है, डीएनसी कब होता है? तो डीएनसी 7th वीक के बाद ही परफॉर्म होता है। उससे पहले की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको मेडिकल अबॉर्शन बोला जाता है, जो कि आपको किट से भी अबॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या फिर हीमोग्लोबिन कम है या फिर कोई अदर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वैसे में डीएनसी ही एडवाइस किया जाता है, चाहे वो 7th वीक से पहले की प्रेगनेंसी क्यों ना हो। क्योंकि फर्दर और ब्लड लॉस ना हो या फिर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो आपको एक इमरजेंसी कंडीशन ना हो जाए, इस वजह से डीएनसी ही एडवाइस किया जाता है। डीएनसी सेफ होता है। मेरा पर्पस बताने का ये है कि अगर डीएनसी आप करा रहे हो तो अच्छे सेटअप पे कराओ, अच्छे डॉक्टर से कराओ, कहीं भी छोटी मोटी जगह पे मत कराओ ताकि आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना फेस करना पड़े। ओके, तो डीएनसी का एज सच कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा अगर आप अच्छे सुपरविजन में कराते हो तो। सबसे पहले डीएनसी आप अगर कराने का प्लान कर रहे हो तो अपने डॉक्टर्स के बारे में, गायनेक के बारे में अच्छे से पता करो तो ही डीएनसी कराओ। तो डीएनसी का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? अभी रिसेंट में 2-3 डेज पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो लोकल में किसी नर्सिंग स्टाफ से ही उन्होंने डीएनसी करा लिया था और डीएनसी कराने के बाद उसके यूट्रस में ब्लड कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से सीवियर पेन होना उसको शुरू हुआ था। तो जैसे ही वो सीवियर पेन मेरे पास लेकर आई थी, लोअर एब्डोमेन पेन था, तो मैंने जब यूएसजी कराया तो पता चला कि हिमेटोमेट्रा है। हिमेटोमेट्रा यूजुअली ऐसे होता नहीं है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है। तो ये क्यों हुआ था उनको? क्योंकि उन्होंने लोकल में डीएनसी कराया था, वहाँ पे स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा गया या फिर बहुत ज़्यादा स्कैरिंग की वजह से होता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो हेमेटोमेट्रा क्या होता है? हेमेटोमेट्रा आपके यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्शन हो जाता है जो, और उनके इंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग थी वो 27 mm था। 27 mm बहुत ज़्यादा होती है। आपकी जो इंडोमेट्रियम है, यानी कि जो आपके बच्चेदानी की जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। ठीक है, जो कि नॉर्मली 4 से 5 रहना चाहिए, लेकिन उनका 27 हो गया था और जो ब्लड कलेक्शन था वो 20 cc था। तो ये कॉम्प्लिकेशन उनको, या तो जिन्होंने प्रोसीजर किया था उन्होंने स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जब अच्छे से डायलेट नहीं करते हैं हम सर्विक्स को, तो भी अगर जब फोर्सफुली हम क्यूरेट करते रहते हैं तो वहाँ स्कारिंग होती है जिसकी वजह से स्वेलिंग होकर स्टेनोसिस हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हेमेटोमेट्रा हो जाता है। मैं इसका रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि हेमेटोमेट्रा कैसे आता है और इसकी रीडिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब आपकी डीएनसी होती है तो डीएनसी होने के बाद आपका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। डीएनसी के बाद आपका जो साइक्लिक ब्लीडिंग है वो हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप डीएनसी कराते हैं और अगर किसी नर्सिंग स्टाफ से आप करा लेते हो तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्यूरेट कर देने की वजह से भी वो जो इंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो पूरी क्यूरेट कर देती है, जिसकी वजह से उनका ब्लीडिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो साइक्लिक ब्लीडिंग है वो नहीं आता है, एमेनोरिया काउज करता है। ठीक है, और फिर इसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है।
क्योंकि जब यूट्रस का लाइनिंग अगर नॉर्मल से ज़्यादा आप क्यूरेट कर देंगे तो ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा कई बार डीएनसी परफॉर्म करने टाइम में परफोरेशन हो जाता है। अब परफोरेशन क्या होता है? परफोरेशन बहुत ही सीरियस इशू है। जैसे ही टीएनसी होता है तो हमें पता होता है कि यूट्रस की जो लंबाई है वो कितनी है, मेज़र करने के बाद ही हम इंस्ट्रूमेंट को हम लोग उसमें डालते हैं कि मुझे इतना सेंटीमीटर ही डालना है, इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। तो ये बहुत ही प्रैक्टिस से आता है। तो अगर उन्होंने फ़ोर्सफुली किया या बहुत ज़्यादा जो डायलेटर होता है, डायलेटर को इंसर्ट किया, फ़ोर्सफुली किया, जाके यूट्रस के दीवार में जो यूट्रस का फंडस होता है, जिसे यूट्रस का छत बोलते हैं, उसमें जाके उन्होंने फ़ोर्सफुली इंसर्ट कर दिया या बहुत क्यूरेट कर दिया उसको, तो उसकी वजह से भी परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन जो होता है यानी कि बच्चेदानी में छेद हो जाना। अगर परफोरेशन हुआ है तो आपका जो है डीएनसी के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है? तो जब ये ब्लीडिंग आपको जैसे 1 वीक के अंदर में अगर नहीं बंद होता है, 1 वीक तक नहीं बंद होता है या यूजुअली कई बार 2 वीक तक बहुत ही लाइट स्पॉटिंग होती रहती है। अगर 1 वीक के बाद आपका ब्लीडिंग सेम फ्लो में आ रहा है, बहुत आपको पूरे दिन में 4-5 पैड लगाने पड़ रहे हैं, तो आप अपने गायनेक से तुरंत मिलिए और आप अपना इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ब्लीडिंग होना। तो परफोरेशन में आपको ब्लीड होगा जो कि 15 डेज़ 14-15 डेज़ 20 डेज़ तक या जब तक आप अपने गायनेक को ना दिखाओ कंटिन्यू ये ब्लीड करता रहेगा। और इसमें आपको बीपी भी फॉल हो सकता है, आपका सैचुरेशन फॉल हो सकता है, आपका एचबी फॉल हो सकता है, जिसकी वजह से आप शॉक में भी जा सकते हो। और परफोरेशन है अगर बहुत थोड़ा बहुत होता है, बहुत ही कम होता है तो उसे तो हम लोग मेडिसिन दे के ठीक कर देते हैं, वो अपने आप हील कर जाता है। लेकिन अगर परफोरेशन ज़्यादा है तो उसमें फिर आपकी सर्जरी होती है जिसमें ओपन करके फिर उसको स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, तभी जाके फिर वो ठीक होगा। कई बार यूटेराइन परफोरेशन के साथ साथ इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए कभी भी डीएनसी कराइए तो सेफ हैंड से ही कराइए, अपने गायनेक से कराइए, जिसकी बारे में आप अच्छे से पता कीजिए कि उनकी डिग्री क्या है, उन्होंने कैसा उनका प्रैक्टिस है, तभी आप कराइए। कभी भी छोटे-मोटे सेटअप पे मत कराइए। ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए है कि कभी भी आप अगर डीएनसी करा रही हैं, तो अच्छे जगह पे कराइए, अच्छे सेटअप पे कराइए। आई होप यू अंडरस्टैंड